ओके हेलो। तो आज की क्लास में मेन टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। अब चलो यहाँ पे देखो, ये है मेरे पास बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4 और CuSO4 ब्लू कलर का होता है, बात तुम्हें पता होगी, नहीं पता तो बता दी। अब कॉपर सल्फेट को इसमें रखा हुआ है, वो ब्लू कलर का है और उसको थोड़ा बहुत गर्म वगैरह करने के लिए यहाँ पे नीचे हमने बंसिन बर्नर लगाया हुआ है या फिर जो भी है उसको गर्म करने के लिए लगाया हुआ है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे होगा क्या कि अगली बार हमने क्या किया कि उसके अंदर उसको गर्म करते करते उसके अंदर और थोड़ा सा कॉपर सल्फेट मतलब ऐड करने की कोशिश करी और थोड़ा सा ऐड करें, मतलब हमने कोशिश करी कि जितना ज्यादा इसमें ऐड हो सकता है हो पाए। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल सुनो। तुम्हें खुद पता है कि अगर तुम पानी में चीनी मिक्स करना चाहते हो तो थोड़ी सी मिक्स कर पाओगे, एक लिमिट के बाद मिक्स नहीं कर सकते। तो मान लो अगर तुम उसे पानी को थोड़ा गर्म कर दो तो उसमें मिक्स करना आसान हो जाता है, तो एक लिमिट तक मिक्स किया जा सकता है। वैसे यहाँ पे भी वही करने की कोशिश हो रही है कि उसको गर्म करते करते जितना उसमें मिक्स कर सकते हैं करने की कोशिश हो रही है, वही है मैक्स टू मैक्स जितना मिक्स हो सकता है कर दिया यहाँ पे। अब अगली बात हमारे पास क्या, हमने यहाँ पे एक पेंसिल ली, पेंसिल में धागा बांधा और उस क्या नाम है बीकर के ऊपर ऐसे रख दिया, ठीक है। अब इस बीकर में से जो भी हमारे पास कॉपर सल्फेट था वो इस ग्लास में रख दिया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि कुछ दिनों के लिए उसको ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ पे मान लो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए उसको ऐसे नॉर्मली छोड़ दिया। 1-2 दिन छोड़ने के बाद जब इस पेंसिल को तुम उठाओगे तो देखोगे यहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल्स बन गए हैं, ठीक है। और ये क्रिस्टल किस चीज के हैं, ये कॉपर सल्फेट के ही क्रिस्टल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने का एक नॉर्मल सा तरीका है। यहाँ पे किया क्या है, मेन चीज यही है कि इसको गर्म करके जितना ज्यादा मिक्स करने की कोशिश है वही चीज है। ये नॉर्मल है और ये तुम अपने स्कूल के लैब में बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो इसी मेथड से यहाँ पे जो हमारे क्रिस्टल बन गए कॉपर सल्फेट के, इसी मेथड को हम एक तरीके से नाम देते हैं और वो क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, जो कि सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने का अपने आप में एक नॉर्मल सा तरीका है और उसको बहुत बढ़िया तरीका है ये क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान से सुनो क्यों। क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अगर मान लो तुम्हें किसी में से इंप्योरिटीज हटानी है, ठीक है। अब होता क्या है कि कॉपर सल्फेट जो मैंने मिक्स किया ना वो अच्छा था बट उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज थी, ठीक है। अब मान लो उसे तुम्हें इंप्योरिटीज हटानी है तो उस इंप्योरिटी को हटाने के लिए ही हमने ये किया है। तो यहाँ पे जो मेरे पास क्रिस्टल आया ना एकदम प्योर स्टेट में है। तो कहने का मतलब अगर मान लो तुम्हें इंप्योरिटीज हटानी है तो तुम किसी सूटेबल सॉल्वेंट में बहुत सारा मिक्स कर सकते हो और जब उसे तुम ठंडा कर दोगे तो थोड़े टाइम बाद जब तुम्हें जो भी मिलेगा वो एकदम प्योर फॉर्म में होगा। ओवरऑल क्रिस्टलाइजेशन यानी जो हमने अभी इसके साथ किया वो मेथड मेजरली किसके साथ किस लिए यूज करते हैं, हम इंप्योरिटीज हटाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल उठ के आता है कि जो मेरे पास क्रिस्टलाइजेशन का एक मेथड है वो इवेपोरेशन से बढ़िया क्यों है। देखो एक्चुअली जो हमने इवेपोरेशन में पढ़ा था, इवेपोरेशन भी कहीं ना कहीं इंप्योरिटीज से ही डील करता है। उस मेथड को भी हम यूज करते हैं इंप्योरिटीज हटाने के लिए, ठीक है। बट जो क्रिस्टलाइजेशन वाला मेथड है वो इवेपोरेशन से बहुत ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनको अगर मान लो हीट करेंगे, जो कि इवेपोरेशन में हम हीट करते थे, तो अगर मान लो हीट करोगे तो वो चार्ड अप हो जाते हैं, मतलब वो थोड़े से खराब हो जाते हैं। अब खराब होना नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे। तुमने कभी चीनी को ऐसे गर्म किया है तो वो कैरेमल तुमने सुना होगा, थोड़ा बहुत कैरेमल होता है ये, ठीक है ना। अभी कभी चीनी को ऐसे गर्म करके देखोगे तो वो ऐसी ब्राउन सी हो जाती है। तो तुम चीनी जैसी कुछ चीजें को गर्म करके हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमने उसको गर्म कर दिया तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से हम लोग इस वाले मेथड में चीनी को अगर एक तरीके से तुम्हें हटा अलग करना है तो इवेपोरेशन को यूज नहीं कर पाओगे, तुम्हें क्रिस्टलाइजेशन को ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगली बात यहां से ध्यान से सुनो। अगली बात यह है कि अगर जब आफ्टर इवेपोरेशन क्या होता है कि कुछ इंप्योरिटीज नहीं हट पाती, कई केसेस में इंप्योरिटीज नहीं हट पाती। लाइक अगर मान लो मैं सॉल्ट को वाटर से अलग करूंगा वाया मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगर मैं क्रिस्टलाइजेशन वाले तरीके से करूंगा तो ये मुझे जो सॉल्ट मिला है वो पूरा का पूरा प्योर सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। बट वही मेथड अगर सेम मतलब मैं सॉल्ट को अगर पानी से अलग करूंगा तो ये जो मुझे सॉल्ट मिलेगा वो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्योर हो, बल्कि बहुत सारी इंप्योरिटीज उसमें होंगी ही होंगी। तो ओवरऑल जो देखा जाए इन दो बातों की वजह से जो क्रिस्टलाइजेशन है वो इवेपोरेशन से ज्यादा बढ़िया मेथड है। तो यहां से हम लोग ये देख सकते हैं जो क्रिस्टलाइजेशन है उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, रियल लाइफ में हम इसे कहां कहां यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, सॉल्ट को अगर सी वाटर में से निकालना है तो उसमें से निकालने का मेथड जो है वो इवेपोरेशन है। मतलब सॉल्ट को हमने पानी उससे निकाल लिया, ठीक है। बट अगर उसको प्यूरिफाई करना है, उसको साफ करना है, तो उसके लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का। तो तब हमें जो सॉल्ट मिलता है वो परफेक्ट एकदम बढ़िया स्टेट में होता है। अगली चीज हमारे पास ये है कि अगर मान लो क्रिस्टल्स को इम्प्योर क्रिस्टल में से भी, लाइक अभी हमने बात करी थी ना कॉपर सल्फेट की, तो जो शुरुआती मेथड में हमने कॉपर सल्फेट यूज किया था वो इम्प्योर नहीं था, वो गंदा था। बट जब हमने पेंसिल से उसे उठा के जो निकाला वो एकदम परफेक्ट प्योर
था, वैसे ही हम लोग क्रिस्टल्स को प्योर फॉर्म में लाने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन की मदद लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फिटकरी, तुमने फिटकरी का एग्जाम्पल सुना होगा, एलम शायद सुना होगा, इंग्लिश में पता हो तुम्हें तो एलम फिटकरी बचपन में गाँव में बहुत देखा होगा तुम लोगों ने। अब ये जो चीज होती है इस चीज को भी हम प्योरीफाई करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के मेथड का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये है क्रिस्टलाइजेशन के बारे में सारी की सारी बातें। आप जो भी है अगली क्लास में देखते हैं। बाय बाय।